नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि और सीएम योगी आदित्यनाथ की उनको दी गई श्रद्धांजलि को लेकर के। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे शहर में ठंड को लेकर के। इसके साथ ही चंदौसी में सनसनी किसकी वजह से फैली, इसको लेकर बात करेंगे। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि ताला नगरी अलीगढ़ में किस तरह से तालों ने कायम की है महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल। इसी के साथ जानकारी देंगे प्रदेश के हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के। लेकिन सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से। 15 दिसंबर भारत के इतिहास का वो महत्वपूर्ण दिन है जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाते हैं। देश को भौगोलिक रूप से एक सूत्र में पिरोने वाले इस महान सूत्रधार को आज पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ व्यक्त करता है। आपको बता दें, इसी अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 15 दिसंबर भारत देश के इतिहास का वो दिन है जिस दिन देश को भौगोलिक सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साल की पुण्यतिथि पर लखनऊ के पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार बताते हुए कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, उच्च शिक्षा अर्जित की, जिसके पीछे के कारण विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं बल्कि देश और दुनिया को समझकर अपनी प्रतिभा का लाभ भारत माता के चरणों में समर्पित करना था। उन्होंने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध भी किया। आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। इसके प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। ये देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सीएम योगी ने पटेल जी के किसान हितैषी स्वभाव और रियासतों के विलय में उनके अहम योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से ही नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की सभी देशी रियासत
भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वह भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराकर आधुनिक भारत की नींव रखी। यदि उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता नहीं होती तो आज का भारत इतना एकजुट और मजबूत नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच बहराइच से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन कक्ष में विस्फोट हुआ है। यहां पर एक मशीन में यह तेज धमाका देखा गया है। बाल बाल डॉक्टर और मरीज बचे हैं। घटना पे कोई घायल नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना बताई जा रही है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मशीन में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स और मरीज जो यहाँ पर मौजूद थे वो बच जाते हैं। बाल बाल डॉक्टर और मरीज बचे हैं, लेकिन ये धमाका इतना तेज था कि आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से शीशे टूट गए हैं। और ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस कक्ष में ये ब्लास्ट हुआ है। वर्टिकल ऑटोक्लेव है ये, तो उसमें सामान स्टरलाइज हो रहा था, लेकिन वो सीटी नहीं दिया है। उसके बाद अचानक उसमें से वो इस प्रेशर बहुत तेजी से निकला हुआ है, तो इसमें किसी को कोई चोट वोट नहीं आई। लगभग नुकसान कितने का हुआ? नुकसान ही हो तो सेफ्टी वाल्व रिपेयर हो जाएगा। नहीं, क्या ये सर्विस की कमी थी या जो मशीनरी है उसमें कमी? सेफ्टी वाल्व में कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी चोक हो जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में दिसंबर की कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कई हिस्सों में घनी धुंध ने शहरों को अपने आगोश में ले लिया है। सुबह शाम घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ में शीतलहर और भी तेज हो गई है। कई इलाकों में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में धुंध से कहां पर कैसे हालात हैं, ठंड के चलते क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घनी धुंध ने कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिसंबर 2025 की बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ सुबह शाम घना कोहरा छा रहा है।
राजधानी लखनऊ में शीतलहरें तेज हो गईं। कई इलाकों में कोहरा छा गया है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी न के बराबर देखी गई। कुछ ही मीटर की दूरी से रेलगाड़ी धुंधली नजर आ रही थी, तो वहीं लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए। इसके साथ ही रोजमर्रा के कामों को करने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं जरा टहलने के लिए आया था, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, तो देखा कि यहाँ तो बड़ा भारी कोहरा आया हुआ है। लेकिन अभी हाड़ का पाने वाली ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ ठंड दम पर दम बढ़ती चली जा रही है। अब हमारे शासन प्रशासन को थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए थोड़ा अलाव वगैरह का प्रबंध अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोहरा भी है, कोहरा तो बहुत है इस समय। विजिबिलिटी तो ऐसी होगी मेरे ख्याल 10-15-20 मीटर से ज्यादा का नहीं दिख रहा। धुंधला चमक रहा काफी आगे तक का। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। लोग इस समय वाहन आदि को तो बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा है इस समय। सबको चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स का नियम करते हुए सावधानी से, स्लो गति से अगर वाहनों का संचालन करें ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने साइड से चलें लोग, ये संदेश देना चाहेंगे हम। बहुत ज्यादा ठंड है आज, सबसे ज्यादा कोहरा है सीजन का इस बार। बहुत कोहरा है इस बार। तो गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत हो रही है? हाँ देखिए, लाइट जला के चलनी पड़ रही गाड़ी, धीरे भी चलानी पड़ेगी। धीरे भी चलानी पड़ रही, दोनों बातें हैं। क्यों? कोहरे की वजह से बहुत कोहरा है। आज बहुत ठंड है, काफी ठंड है आज, कोहरा बहुत है आज। गाड़ी चलाने में गाड़ी चलाने में ठंडा ठंडे हो रहे हैं बहुत ठंडी है। गाड़ी भी आराम से चला, हाँ गाड़ी भी आराम से चला रहे हैं वो कोहरे की वजह से। आज बहुत ठंड है, कोहरा देखिए आप कितना हो रहा है। तो गाड़ी भी धीरे चला, गाड़ी उनको धीरे, ठंड लग रही है। 10-20 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, दिख नहीं रहा आगे कुछ भी। तो वहीं दूसरी ओर संभल में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण लोग अलाव के पास बैठकर गर्मी लेते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ा। शहर से गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें, जिनमें फतेहपुर, उत्तमा और आढ़ोल रोड शामिल हैं, कोहरे से प्रभावित रहीं। कम विजिबिलिटी के चलते दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सावधानी से चलना पड़ा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। गली मोहल्लों में चारों ओर कोहरे की सफेद चादर छाई हुई थी। कोहरे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। बढ़ती ठंड के चलते बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटकर स्कूल पहुंचे। दिन तक हल्की धूप खिलने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। कोहरा छंटने के साथ ही यातायात भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सर्दी कुछ ज्यादा ही है, को है ना, अमरूद लेने आए हैं इधर। गाड़ी आती है अमरूद की सुबह ही अंधेरे में, लेट हो जाती है तो तापते रहते हैं अपने। कितने बजे निकल जाते हो घर से? 4 बजे। काफी कोहरा वगैरह सर्दी में। हाँ, हाथ वगैरह सेक रहे हैं? हाथ वगैरह सेक रहे हैं भाई साहब। अब लकड़ी का छाया नहीं है। अब गाड़ी नहीं आई, आज लेट हो गई, इसी चक्कर में बैठे यहाँ पे और ताप रहे हैं। 4 बजे को डो में। हाँ, अमरूद आ रही है राजस्थान से, गाड़ी आने वाली है। हाथ सेक रहे? हाँ, हाथ सेक रहे हैं, ठंड हो रही है जी। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां पर कोहरे की सफेद चादर ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। धूप पूरी तरह नहीं खिल पा रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, लो बीम लाइट्स का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े साथ रखें। इसके साथ ही ठंड से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन अलाव और अन्य इंतजाम कर रहा है। इसके साथ ही ठंड के मद्देनजर रैन बसेरों का निर्माण किया गया है, जहां पर अलाव के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रशासन ने इन रैन बसेरों का निर्माण लगभग सभी बड़े रेलवे जंक्शन और बड़े बस अड्डों पर कर दिया है, जहां पर महिलाओं और पुरुषों को रुकने की सुविधा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराए हैं
आपको बता दें डंकौर के पास में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। चलते ट्रक से हो गई कई वाहनों की टक्कर, एक के पीछे एक का टकराते हुए यहां पर तमाम वाहन नजर आए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ये पूरी की पूरी घटना बताई जा रही है। कोहरे के चलते ये पूरा एक बुरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एक ट्रक के पीछे तमाम वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन एक दूसरे में टकराए हैं। तमाम तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की आपस में टक्कर हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चंदौसी कस्बे में एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले चुन्नी में ईदगाह रोड पर एक नाले के पास में सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक शत विशत शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या यह पूरा मामला है? पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल जिले के चंदौसी कस्बे में एक नाले से 15 से 20 दिन पुराना एक शत विक्षत शव बरामद हुआ है। शव के हाथ पैर कटे हुए हैं और सिर भी गायब है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना सोमवार सुबह लगभग 10 बजे चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी स्थित ईदगाह रोड पर सामने आई। स्थानीय लोगों ने देखा कि कुछ कुत्ते नाले से एक शव को निकालकर नोच रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि शव की स्थिति बेहद खराब है और यह 15 से 20 दिन पुराना हो सकता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये एक सूचना मिली थी थाने पे तारीखों की जो है एक डेड बॉडी अज्ञात जो है पड़ी हुई है। बड़ी ईदगाह के पानी है, पानी के पास पड़ी हुई थी। तो यहाँ के देखा गया तो उसके दोनों हाथ दोनों पैर गायब हैं, सिर गायब है। या तो जानवर खींच के ले गए या जो भी उसके साथ हुआ है नहीं। शिनाख्त का प्रयास किया गया है और जो है उसके साथ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के। ये बॉडी तो बाहर पड़ी हुई थी, उसके पास एक बैग पड़ा हुआ मिला है। तो जानकारी कैसे मिली? ये किसी जाने वाले नागरिक ने थाने पे सूचना दी थी। 10 से 15 दिन पुरानी थी। स्थानीय लोगों ने देखा है, बताया गया। अब ये तो जानकारी नहीं कि क्या था, लेकिन जब बॉडी आई तो छत विक्षत दशा में है, तो हो सकता है जानवर खींच रहे हो। क्या लग रहा है, मर्डर है क्या? अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि बॉडी का कई अंग जो है वो गायब है। बता दें कि फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। इसके साथ ही पुलिस गुमशुदगी के मामलों की रिपोर्ट से भी मैच कर मृतक की पहचान करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ हाल के दिनों में हुई अन्य अप्रिय घटनाओं को भी खंगाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं इटावा में सिंचाई विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई है। आग लगने से कार्यालय में काफी नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो इटावा में सिंचाई विभाग के कार्यालय में ये भीषण आग लगी है। आग को बुझाने के लिए तमाम दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। किन कारणों से यह आग लगी है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर विश्व भर में ताला नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में अब तालों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत अलीगढ़ में डिजिटल लॉक यूनिट की शुरुआत की गई है। किस तरीके से अलीगढ़ के ताले जो है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट लगातार यहां पर आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी उस दौर में शुरू की गई थी जब कोविड लॉकडाउन के कारण ज्यादातर छोटे कारोबारियों पर लगातार मार पड़ी थी। छोटे कारोबार जो है वो बंद हो गए थे। किस तरीके से अलीगढ़ अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
इलेक्ट्रॉनिक सामान की ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ से। विश्व भर में ताला नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ में तालों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। दरअसल अलीगढ़ में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत डिजिटल लॉक यूनिट की शुरुआत हुई है। ये डिजिटल लॉक की कंपनी उन दिनों शुरू की गई जब लगभग सभी छोटे कारोबारियों के कामों पर ताले जड़े जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं कोविड के समय लगे लॉकडाउन की। डिजिटल लॉक की इस मुहिम को शुरू करने वाली नीलम सिंह ने बताया कि उन्होंने कैसे ओवलॉक्स इंडिया नाम की इस उद्यमिता को शुरू किया और उनके इसके शुरू करने के पीछे क्या वजह रही। उन्होंने इस काम में अपने पति की मदद ली जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और स्मार्ट लॉक यूनिट बनाने में उनकी मदद की। सर, ये काम हमने 2019 में स्टार्ट किया था और जिस टाइम पे हमारा देश कोविड से जूझ रहा था और प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे बोला था कि आपदा में अवसर, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों को कुछ रोजगार दिए जाएं। तो हमने एक अपना क्षेत्र जो ताला नगरी के नाम से हमारा क्षेत्र मशहूर है, तो हमने एक ताला बनाने की सोची जो एक डिजिटल इंडिया के नाम से हमारा देश जो है चाहते हैं कि मोदी जी के एक डिजिटल इंडिया बने, उसे ध्यान में रखते हुए हमने ताले को मॉडिफाई किया। तो मेरे पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैंने उनके सामने ये विचार रखा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्यों ना हम एक डिजिटल लॉक तैयार करें। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ऐसी थी, लेकिन सरकार की एक ऐसी योजना थी जिससे हमें आर्थिक मदद भी मिली। सरकार की योजना थी ODOP, जिसके द्वारा हमें 10 लाख का लोन मिला और 2.5 लाख रुपए की उसमें हमें छूट भी मिली। उस समय कितने लोग थे? उस टाइम पे हमने जब ये यूनिट अपने एक ओवलॉक्स इंडिया के नाम से तैयार की थी, उस टाइम पे हमारी ओवलॉक्स इंडिया में 5 लोग कार्य कर रहे थे और आज ये संख्या हमारी 20 से 25 तक पहुंच चुकी है। कैसा लग रहा है आपको? एक्सपोर्ट भी करते हैं? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों को 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की सैलरी पे कार्य दे रही हूँ और एक बेरोजगारों को रोजगार दे रही हूँ। और हमारा क्षेत्र जो है एक ओवलॉक्स इंडिया के नाम से जो है, माल कहाँ का जाता है, इंडिया में? हमारा जो ओवलॉक्स इंडिया जो डिजिटल लॉक है हमारे क्षेत्र में और हमारे देश में तो है। इसके अलावा हमारे जो डिजिटल लॉक है उनकी सप्लाई क्षेत्रों के हमारे क्षेत्र के अलावा इंडिया से बाहर भी सप्लाई हो रही है। इसको लेकर नीलम सिंह के पति ने भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे कोविड के मुश्किल दिनों में इस ओवलॉक्स इंडिया नाम की कंपनी को खड़ा किया और बेरोजगार लोगों को काम देकर उनकी मदद की। ये हमने 2019 में स्टार्ट की। उस टाइम कोविड आ गया था, लोगों के रोज़गार चले गए थे, घरों में खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, सबके रोज़गार जाने के कारण। तो वाइफ ने कहा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो हमने सीखा कि यहाँ पे लॉक एंड हार्डवेयर का अलीगढ़ है हमारा। तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, पत्नी ने कहा कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप इस पर ना डिजिटल लॉक की तरफ हम मूव करते हैं। और मोदी जी का सपना भी था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का, और आपदा में अवसर। तो हमने इन स्लोगन्स पर थोड़ा सा गौर किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम ओवलॉक्स इंडिया है। ऐसा नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को हमने संपर्क किया, उन्होंने हमारी फाइल ODOP के तहत स्टार्ट की थी। 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट किया था जिसमें 25% सब्सिडी मिली हमें। उस टाइम हमने 2-3 लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और आज कंपनी में कम से कम 20 लोगों से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं। सभी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, BTech हैं, MBA हैं। और अच्छा, हम जो कंपनी के जो प्रोडक्ट दे रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी के, और इंडिया स्तर पे जो भी डिजिटल लॉक में कंपनी है उनसे बेटर क्वालिटी में और बेटर प्राइस में हम दे रहे हैं। 2 से 3 लोगों के साथ शुरू हुई इस कंपनी में आज 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर और MBA से लेकर डिप्लोमा होल्डर्स भी शामिल हैं। कोविड जैसे मुश्किल दिनों के बावजूद नीलम सिंह की कामयाबी एक मिसाल है जो बताती है कि मेहनत, लगन और अपनों के साथ से किस तरह हम कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।